वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग 27 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था। मैक्सिको में ओम बिरला के द्वारा यात्रा के दौरान पांडुरंग खान खोजी और स्वामी विवेकानंद की मूर्तियों का अनावरण किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है। टाटा न्यू ने HDFC बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ज़्यादा रिवॉर्ड देने वाले को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। भोपाल में आयोजित किया गया था 23वां केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, जिसकी अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा की गई थी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? ये पराग्वे में किया गया है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। उज्बेकिस्तान के द्वारा SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की जा रही है। देवाशीष मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में चुना गया है। उत्तराखंड में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला को स्थापित किया जाएगा। विक्रम देराइजन स्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। साथ ही HPCL ने राजस्थान के संचोर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। कल का क्वेश्चन था, किस IAS को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव बनाया गया है? तो राजेश वर्मा जी को बनाया गया है। अभी दोस्तों, आप शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं ना? अगर नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखें, इससे आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा रहेगा। ओडिशा कैडर के 1987 बैच के ये IAS अधिकारी हैं। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डैश को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसे चुना गया है? फहमीदा अजीम को। फहमीदा अजीम जो कि एक अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करती हैं और इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। इन्हें 2022 पुलित्जर पुरस्कार प्राइज़ के लिए चुना गया है। वह इनसाइडर के उन 4 पत्रकारों में से एक है जिसने उइगर, जो कि चाइना में मुसलमानों का जो कम्युनिटी है, उसे उइगर के जो चीनी उत्पीड़ित हैं उनके लिए काम करने के लिए इनको चुना गया था। तो इसी वजह से इनको ये अवार्ड भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को अगर हम कोरिलेट कर लेते हैं तो फहमीदा अजीम को तो पुलित्जर अवार्ड के लिए चुना गया है। साथ ही यहाँ पे डेनिस पार्नेल सुलिवन, तो दोस्तों इनको ना एबल पुरस्कार दिया गया है 2022 का। ये किससे संबंधित है? ये गणित से संबंधित है, मैथ्स से रिलेटेड है एबल प्राइज़। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर देखें दानिश सिद्दीकी, तो दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 में चुना गया था। साथ ही मारिया रेसा, तो गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए अब हम देखते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स को। विश्व जल सप्ताह 2022 यानी वर्ल्ड वाटर वीक का थीम क्या है? तो दोस्तों इसका थीम था सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। तो इसी का थीम है। इसे किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। हर साल इसके द्वारा इसे आयोजित किया जाता है और यह 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया जाता है। साथ ही इस वर्ष का थीम क्या रखा गया है? सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। इसका जो हेड क्वार्टर है ना दोस्तों, वो स्वीडन में स्थित है। अब हम अगर यहाँ पे देखें फाउंडेशन की बात कर ले तो 1991 में इसका फाउंडेशन हुआ था और साथ ही इस दौरान ना पुरस्कार भी दिया गया है, जैसे कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ दिया गया है 2022। ये किसे दिया गया है? प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूस्टर्ट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो दोस्तों इन्हीं को स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2022 प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। साथ ही आइए हम यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं। मैं इसको मिटा देती हूँ। आई होप आपने
देख लिया होगा अच्छे से। तो दोस्तों अगर हम यहाँ अगर ऑप्शन को कोरिलेट कर ले तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द विजिबल इनविजिबल विजिबल, तो यह कब का थीम था? ये 22 मार्च को ना वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 22 मार्च 22 मार्च को मनाया जाता है ये, और इसी दिन का यह थीम था, यानी वर्ल्ड वाटर डे का थीम रखा गया था ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। अब दूसरा है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। तो गाइज जो ये है ना 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम दिवस। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, उसी का थीम था ये। अब हम देखते हैं ओनली वन अर्थ। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, और इसी दिन के लिए यह थीम रखा गया था, इस वर्ष का थीम था यह। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका बनाया है? इसे IIT गुवाहाटी के जो भी वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल हैं। चलिए अब हम अगर यहाँ पे डिस्कस कर लें तो गन्ने की जो इसका वेस्ट पार्ट निकलता है ना, उससे चीनी का विकल्प इन्हों लोग ने खोजा है, और जाइलिटोड जिसका नाम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अल्ट्रासाउंड की मदद से फर्मेंटेशन का एक नया तरीका निकाला है, और इनका दावा है कि इस तरीके से तैयार किया गया जाइलिटोन चीनी काफ़ी सुरक्षित विकल्प है। अब आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शंस को। गाइज अगर हम यहाँ ऑप्शन को कोरिलेट करके देख ले तो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था ना NTPC वाला, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि जैव ईंट, जो जैव ईंट होता है ना, तो जैव कृषि अपशिष्ट से जैव ईंट बनाया गया था, और इस ईंट से बना मकान हैदराबाद IIT हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये याद रखेंगे, ये पूछा हुआ सवाल है। साथ ही अगर हम यहाँ पे IIT कानपुर की बात कर ले तो IIT कानपुर के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया गया है। नैनो पार्टिकल तो आप याद रखेंगे, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल इसके द्वारा बनाया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हैदराबाद से, इसने एक ICU वेंटिलेटर बनाया था जिसका नाम था जीवन लाइट, तो ये भी याद रखिएगा। साथ ही अगर बात आती है मद्रास की, तो इसके द्वारा भारत का पहला इंडिजीनस तरीके से तैयार किया हुआ पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी यानी घुटना बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? कदम नाम रखा गया था। तो याद रखिएगा कि ये पूरी तरह से इंडिजिनस था। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है हमेशा, इसलिए आपके साथ शेयर किए जाते हैं, और ऐसे चीज़ें ना आसानी से याद रहती हैं। अगर बार बार आप पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ऐसे रिवीजन सबसे ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। हमारा प्रश्न है, भारत ने यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में अंकित करने के लिए किस नृत्य शैली को शामिल किया है? अभी इसमें गरबा को शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ डांस होता है। चलिए 2021 में ना बंगाल वेस्ट बंगाल है, वहाँ का जो दुर्गा पूजा है उसे यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया गया था, और भारत को जुलाई 2022 में अमूर्त संस्कृति विरासत के सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सरकारी समिति की सेवा करने के लिए यूनेस्को के द्वारा चुना गया था। अब आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि घूमर कहाँ का डांस है, यह एक राजस्थानी नृत्य है। भांगड़ा पंजाबी है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का ये एक नृत्य है, याद रखेंगे। अब आइए हम देख लेते हैं यूनेस्को ने अभी हाल ही में हमारे देश में कौन कौन से ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिसको अपने लिस्ट में मतलब शामिल कर लिया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ना बिहार का एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है मुजफ्फरपुर में बिहार का एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है बिहार मुजफ्फरपुर में, उसको शामिल किया गया था वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में। अब हम दूसरा अगर पॉइंट देखें तो भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? तो ये है हड़प्पा शहर का धोलावीरा।
धौलावीरा आप याद रखेंगे। अब साथ ही अगर हम देखें तो कुछ टाइम पहले ना कर्नाटका का होयसाला मंदिर है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नॉमिनेट किया गया है 2022-23 के लिए। तो अभी तक ये इसे बनाया नहीं गया है, देखिए आगे क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 11वीं बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसे ग्वालियर में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। नरेंद्र तोमर जी जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने विजय राजे सिंधिया जो राजमाता है कृषि विश्वविद्यालय, मतलब राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 11वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन किया है। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा उन्होंने ये बात कही कि हमारे किसान वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रगति की है और भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए मामले में पहले या दूसरे स्थान पे है। तो इनके द्वारा कहा गया कि भारत पूरे वर्ल्ड में खाद्यान्न उत्पादन में पहले या दूसरे स्थान पे है। अब आते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस को। तो दोस्तों जो ये जबलपुर है ना, ये भी तो महाराष्ट्र में ही स्थित है। यहाँ पे भारत का सबसे पहला जियोलॉजिकल उद्यान खोला गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कोलकाता। तो यहाँ पे ना बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, तो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर यानी PBR को तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर बन गया है यह कोलकाता, तो याद रखेंगे आप। अब आते हैं लेह पे। तो लेह में ना दोस्तों गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क खोला गया है। भारत का पहला संरक्षण पार्क गधों के लिए यहीं पे खोला गया है, तो याद रखिएगा ये भी पॉइंट। चलिए अब यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है कि दोस्तों MP का जो ग्वालियर है ना, ग्वालियर और साथ ही MP के ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया था। तो ये आप याद रखेंगे, किसको ग्वालियर और ओरछा को किस लिए चुना गया था? ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना, तो याद रखेंगे। चलिए साथ ही दोस्तों एक और पॉइंट देख लेते हैं। देखिए ये 66 BPSC में पूछा गया था। 100 रुपये का ना स्मारक सिक्का जारी किया गया था मोदी जी के द्वारा विजय राजे सिंधिया जो है ना राजमाता, उन्हीं के जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में सेना ने कर्नल अब्दुलाया माइंगा को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? दोस्तों माली में इनको अभी हाल ही में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है चोगुएल कोकला मोइगा, तो याद रखेंगे। चलिए अब ये किस तरह से काम करेंगे? तो ये सरकारी प्रवक्ता और प्रादेशिक प्रशासन और विकेंद्रीकरण मंत्री के रूप में इनका काम होगा। सेना के सत्ता में आने के बाद चोगुएल कोकला प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगर अब हम यहाँ पे माली के बॉर्डर्स को देख ले गाइस, माली के मैप को देख ले, तो बमाको इसकी राजधानी है। ये नाइजर है नदी जो कि माली से भी होके बहती है और बमाको से जो इसका राजधानी है वहाँ से भी गुजरती है। साथ ही अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यह एक लैंडलॉक कंट्री है और जो इसका नॉर्थ वाला एरिया है ना, यहाँ पे सहारा डेजर्ट फैला हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो। चलिए आइए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं उसमें उस देश में कौन कौन प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों यह याद रख सकते हैं कि बारबाडोसा में ना मियाँ मोटली इनका नाम है, बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर का। अब हम अगर सोमालिया का देख लें तो सोमालिया में कौन है? हमजा करके हैं, हमजा अब्दी।
तो ये याद रखिएगा। हमजा अब्दी सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं। साथ ही अगर हम यहाँ माल्टा का देखें तो माल्टा में कौन है? रॉबर्ट अबेला, याद रखिएगा। चलिए, बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन। सोमालिया की मोगादिशु और माल्टा की बालेट है। माली की भी याद रखेंगे, बमाको। चलिए, अगला प्रश्न है, डैश के राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल दिया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह मेडल से सम्मानित किया गया है। चलिए, जेलेंस्की नाम है इनका। 2022 का जो लिबर्टी मेडल है वो व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया जा रहा है। यह रूसी आक्रमण के प्रति इनके उत्तर का नेतृत्व, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो भी यहाँ पे युद्ध चल रहा था, रसिया ने जो इनके ऊपर अटैक किया था, उसमें इनका रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा था। खुद ये ग्राउंड लेवल पे उतर के जो यहाँ की सेना थी उसके साथ जेलेंस्की काम कर रहे थे। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए इनको ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिबर्टी मेडल की स्थापना कब हुई थी? इसे स्थापित किया गया था 1988 में, और ये मेन रूप से उसी लिए मतलब इन्हीं चीज़ों के लिए दिया ही जाता है, जैसे कि स्वतंत्रता की खोज के नेतृत्व में मान्यता देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रीय संविधान के द्वारा प्रशासित 1 वर्षीय पुरस्कार है। पर ईयर इसको दिया जाता है, और जो भी अपने लिए स्वतंत्रता की खोज या कह लीजिए कि अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए इन सभी चीज़ों में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना, उनको इन सभी अवार्ड्स से सम्मानित किया जाता है। अब आते हैं हम यूक्रेन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों, ये यूक्रेन का मैप है, आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा। ये क्रीमिया है। क्रीमिया पर 2014 में ही रसिया ने कब्जा कर लिया था। साथ ही यहाँ पे डोनेस्टक है, लुहांस्क है और मरियुपोल है। इन एरियाज़ पे रसिया क्लेम कर रहा है अपने पूरी तरह से कब्जे का। और साथ ही कीव यूक्रेन की राजधानी है, यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे एजियोव सी है, आप देख सकते हैं। ये रसिया, क्रीमिया और यूक्रेन से घिरा हुआ है। साथ ही ब्लैक सी भी यूक्रेन के बॉर्डर को टच करता है। अब आते हैं हम यहाँ पे। यूक्रेन एक पूर्वी यूरोप में स्थित देश है जिसकी राजधानी कीव है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है। प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल है। मुद्रा क्या है? यूक्रेनियन रिब्निया। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से भी एक यह देश है। 2014 से ही यह युद्ध चल रहा है दोस्तों। 2014 में जब क्रीमिया पे, जो क्रीमिया वाला एरिया था, उस पे आक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया रसिया ने, तभी से यह युद्ध चला आ रहा था। लेकिन अभी 24 फरवरी 2022 को, ये डेट भी याद रखिएगा, स्पेशली जो PCS वाले एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें एग्जैक्ट डेट आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। जैसे कि BPSC में भी पूछा गया था, तो आप इस डेट को याद रखेंगे कि रसिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कब किया। अभी हाल के समय में अगर पूछा जाए तो 24 फरवरी 2022 को किया है, तो ये याद रखिएगा आप अच्छे से। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस देश में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा तोड़ा गया है। साउथ कोरिया, जिसकी राजधानी सियोल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसने फिर से दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 2021 का जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग महिलाओं के जीवन काल में प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या जो है वो घट के 0.81 हो गई है, और जो कि पहले क्या थी, 0.84 थी। वहीं अगर यहाँ नवजात शिशुओं की संख्या देखा जाए, 26,06,000 रह गई है, जो कि जनसंख्या के लगभग 0.5% के बराबर है। तो देख सकते हैं, एक तरफ साउथ कोरिया है जिसका कितना कम मतलब प्रजनन दर है। चलिए, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। स्कॉटलैंड, गाइज अभी हाल ही में स्कॉटलैंड काफ़ी चर्चे में रहा है, क्योंकि फ्री पीरियड्स प्रोडक्ट
पीरियड्स प्रोडक्ट्स या पीरियड्स नैपकिन्स प्रोवाइड करने वाला स्कॉटलैंड पहला देश बन गया है दुनिया का। स्कॉटलैंड में एक टाइम आउट का एक रिपोर्ट आता है, देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर कौन से हैं। तो गाइज इसमें ना स्कॉटलैंड की राजधानी जो एडिनबर्ग है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर है दुनिया में, और इसी टाइम आउट इंडेक्स में मुंबई को 14वां स्थान दिया गया है और साथ ही दिल्ली को 26वां स्थान दिया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। टर्की के बारे में देख लेते हैं। टर्की में दोस्तों एक टॉम करके रिपोर्ट आता है, टॉम ट्रैफिक से रिलेटेड ये इंडेक्स है, जिसमें कि बताया जाता है कि सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर कौन से हैं। तो टर्की का जो इस्तांबुल है ना यहाँ का, वो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर देख ले तो हमने अभी देखा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने सामूहिक रूप से एक शिक्षा से रिलेटेड घोषणा की है। इसके अलावा एक ऑनलाइन सेफ्टी बिल पास किया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। डैश अमूर्त संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी की है। किसने की है? रॉयल इनफील्ड ने इसके साथ साझेदारी की है। चलिए 22 से 25 अगस्त तक दिल्ली में 4 दिवसीय यह कार्यक्रम चला था, जिसमें प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। जर्निंग अक्रॉस द हिमालय इसका शीर्षक था। इस प्रदर्शनी में हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र की कलाकारों की कृतियों को दिखाया गया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में स्थित है। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। यूनेस्को के बारे में हम अगर देखें ना, इसका हेडक्वार्टर हमने अभी देखा कि पेरिस फ्रांस में है। इसके महानिदेशक कौन है? यूनेस्को के महानिदेशक कौन है दोस्तों? आंद्रे करके इनके महानिदेशक है, आंद्रे, मैं लिख देती हूँ तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा हम देखें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर को हुई थी 1945 में। भारत इसका सदस्यता कब ग्रहण किया? 1946 में। चलिए याद रखेंगे सारे पॉइंट्स को। यूनेस्को का अगर हम यहाँ फुल फॉर्म देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा इन पॉइंट को। अगर हम बात कर ले ये कि मतलब यूनेस्को किस क्षेत्र में काम करता है, इसका मोटो क्या है, तो दोस्तों एजुकेशन के माध्यम से, इन्वायरमेंट के माध्यम से, सोशल साइंस के माध्यम से और कल्चर के माध्यम से, मतलब इन सभी चीज़ों को संरक्षित करके पूरे इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना इसका सबसे मेन काम होता है। यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स को गलती से छूट गए थे, ये देख लेते हैं। साउथ कोरिया के बारे में कुछ देख लेते हैं। 2025 तक यह दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ शहर बनाएगा। इसके अलावा हम देखें तो इसने अभी एक मून मिशन, इसका पहला मून मिशन दानुरी को लॉन्च किया था। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख ले तो बुसान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन स्टडीज़ है, बुसान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन स्टडीज़, इसके द्वारा इंडिया सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया था। तो आप याद रखेंगे इस पॉइंट को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बताना ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका रिवीजन होगा और हमारा सबसे बड़ा मोटो यही है कि आपका अच्छे से रिवीजन हो। देखिए अब प्रश्न 10 नंबर क्या है? अनुराग ठाकुर ने डैश नामक ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? आज़ादी क्वेस्ट इसका नाम है। हम देख सकते हैं यहाँ पे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने 24 अगस्त 2022 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित एक ऑनलाइन खेलों की श्रृंखला आज़ादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जिंगा इंडिया के सहयोग से इसे विकसित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख प्रभाव को उजागर करना और डिजिटल शिक्षा के अनुभव को प्रोत्साहित करना, इसका यही मेन मोटिव है। चलिए अब हम देखें यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि देखिए आज़ादी सेट क्या है? आज़ादी सेट को ना 15 अगस्त के दिन
यूनिवर्स में, ऐसा कह लें अंतरिक्ष में झंडा फहराने के लिए तैयार किया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी ना कि इसे इसरो के हेल्प से कुछ छात्राओं ने मिलकर ही इसका निर्माण किया था। यहाँ पे हेलिना क्या है दोस्तों, तो हेलिना के बारे में अगर हम देखें तो डीआरडीओ ने ना, डीआरडीओ का ये एडवांस टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है। एडवांस टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल इसका नाम है, जो कि अभी हाल ही में पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया गया था। अब यहाँ पे गोष्ठी के बारे में देखें तो ये नेक्स्ट जेनरेशन का एक उपग्रह है जो कि नासा का है। चलिए, आई होप चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर अच्छे से समझ आ रही है तो प्लीज़ करके वीडियो पे लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है आपको हमारा क्लास। चलिए, अगर क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर ले तो प्रश्न है, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 10 पुस्तक का विमोचन किया। तो ये रहे ऑप्शंस, फटाफट इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। गाइज़, आप कोई भी आंसर बताते नहीं हो तो प्लीज़ करके आप बताएंगे और हमें ये भी बताएंगे कि आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है। बुरा लग रहा है तो प्लीज़ वही बता दो, लेकिन बताओ तो सही। और साथ ही अच्छा लग रहा है तो बताना तो चाहिए ही। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।